अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज जिस किताब का रिव्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसने अपने ज़माने में रिपल्स क्रिएट किए। बात उस सदी की हो रही है जब रैशनलिज्म जो था वो फ़रोग पा रहा था। और ये 16th और 17th सेंचुरी की बात है जब सवाल उठाए जा रहे थे और लिखने वाले जो है रैशनलिज्म के ऊपर बात कर रहे थे। तो आपको मालूम है, जिस तरह मैं बहुत पहले रेनेसां का जिक्र कर भी चुका हूँ, मज़ीद आगे थोड़ा सा करूँगा भी। तो ये जो फिलोसोफर थे, ये 16th सेंचुरी में नीदरलैंड में मौजूद थे। और किसी ज़माने में इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंक्विजिशन से बच के एम्स्टर्डम में आए थे। और इंक्विजिशन के ऊपर मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। और जिस वक्त हम ब्रदर क्रामजोफ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था स्पेनिश इंक्विजिशन के दरमियान क्या हुआ था। जब डिमिट्री जो है अपने भाई एलियोशा से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जिस ज़माने में इंक्विजिशंस वगैरह हो रही थी तो एक जो काइंड हार्टेड पैशनेट सा पर्सन है वो अपीयर होता है वहाँ लोगों के बीच में। और जहाँ जहाँ से वो गुजरता जाता है वहाँ जो है मिरेकल्स होते जाते हैं। तो इंक्विजिशन जो है उसी पीरियड की याद दिलाता है, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था। तो बहुत से लोग जो थे वहाँ से छोड़ छोड़ के जा भी रहे थे। तो वो जो एक ग्रेट डायलॉग हुआ था अ, उस ज़माने की जो अथॉरिटी थी और उस बंदे के बीच में जो वहाँ पे क्राउड में अपीयर हुआ था, उसके ऊपर तो मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया, वो आप देख भी सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में जो इंक्विजिशन से फैमिलीज़ पूरे यूरोप में मूव कर रही थी, माइग्रेट कर रही थी, उनमें से एक फैमिली ये भी थी जिसके बच्चे ने ये किताब लिखी थी। और ये किताब जो थी, इस किताब ने उस ज़माने में काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पेश किए और आज तक यानी कि इस किताब का चर्चा होता है। अगर हम इसको ऐसे बयान करें कि ये किताब जो है बेसिकली, चूँकि रैशनलिज्म का दौर था, रेने डेकार्ट गुजर भी गए थे। रेने डेकार्ट के ऊपर पीछे मैंने पूरी एक सीरीज़ की है, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि रेने डेकार्ट जो थे वो क्या सोचते थे, किस तरीके से उन्होंने ट्रांसडेंटल एक जो सुप्रीम बीइंग है उसकी प्रेजेंस को प्रूव किया थ्रू साइंटिफिक प्रूफ्स, जो भी हम आगे चल के देखते हैं। टू रिकैप, और गैलीलियो जा चुके हुए थे, कोपरनिकस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था। यानी कि ये एक ऐसा साइंटिफिक पीरियड था जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इसी को आप एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो फैमिली थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये फैमिली फिर नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम में आके रुक गई, क्योंकि एम्स्टर्डम जो था उस ज़माने में थोड़ा लिबरल कंसिडर होता था। और जो लोग इंक्विजिशन से निकले थे उनमें से एक फैमिली ये भी थी। तो ये फैमिली का जो बच्चा था इसने एक रिलीजियस फैमिली में आंख खोली और जो इनकी रिलीजियस बुक्स थी उसको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद जिस तरह के फैमिलीज में बच्चे हुआ करते हैं, ये उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। सवाल करता था, तजस्सुस था, क्यूरियोसिटी थी। और इसी चीज़ पे बेस करते करते इसने आगे किताब लिख डाली। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप बर्ट्रैंड रसल भी यही बात लिखता है कि जब भी आप किसी फिलोसोफर या ग्रेट थिंकर या किसी ग्रेट राइटर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या हालात थे, वो क्या चीज़ थी जिसमें उसको ये किताब लिखनी पड़ी। तो अगर मैं यूं कहूं कि वो दौर था थिंकर्स का
और सवाल करने का, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि उसमें ऐसा एक बच्चा पैदा होता है जिसने ये क्वेश्चन राइज किए और जो पहले से क्वेश्चंस मौजूद थे उनका जवाब देने की कोशिश की। तो जी हाँ, अगर आप अभी तक नहीं जान सके तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं बरूक स्पिनोजा की बात कर रहा हूँ। और बारूक स्पिनोजा जो फिलोसोफर थे, ये बड़े, आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट फिलोसोफर थे। मतलब अगर आप को मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करूं कि जो हमारे अ, हैं ये बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने जब ये किताब शुरू की, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, तो उसमें बारोक स्पिनोजा के बारे में जो उन्होंने लिखा वो यही लिखा: स्पिनोजा, born in 1932 to 77, is the noblest and most lovable of the great philosophers. Intellectually, some others have surpassed him, but ethically he is supreme. यानी कि आपके जो बर्ट्रैंड रसल हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पिनोजा जो हैं बड़े नोबलेस्ट फिलोसफर्स में उनका शुमार होता है। ऑल्दो स्पिनोजा ने जो क्वेश्चंस रेज किए, जो उन्होंने चीज़ें दी, वो इब्राहिमिक जो हमारे फेथ्स हैं, रिलीजन्स हैं, उनसे थोड़ी हट के थी। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा फेथ है कि अल्लाह ताला जो हैं इस कायनात के मालिक हैं और वो इस कायनात को बनाने वाले हैं। उन्होंने फैसला करना है, डे ऑफ जजमेंट है। और जिस वक्त हम स्पिनोज़ा की बातें पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि स्पिनोज़ा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा अपना रिलीजन है, हमारा अपना फेथ है, हम एक खुदा पे बिलीव करते हैं, डिवाइन सुप्रीम पावर को मानते हैं, डे ऑफ जजमेंट को मानते हैं। साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि स्पिनोज़ा ने अपनी बुक में क्या कहने की कोशिश की। स्पिनोज़ा की जो सबसे फेमस बुक है, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था बेसिकली, वो एथिक्स कहलाती है, जो स्पिनोज़ा ने जो किताब लिखी, और यही इसकी सबसे मशहूर किताब है। इसमें ये मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रूव करता है डिवाइन पावर को, और दुनिया किस तरह चलती है, हम ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, और कैसे हम सोचते हैं, और क्या चीज़ हमें रूल करती है, हम अपने फ़ैसले कैसे करते हैं, इन द लॉन्ग रन वो फ़ैसले हम पर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हम पे, और यूनिवर्स जो है वो किस तरह चलती है, लॉज ऑफ फिज़िक्स क्या है, लॉज ऑफ नेचर क्या है, लॉज ऑफ यूनिवर्स क्या है जो गवर्न करते हैं, या एक सुप्रीम बीइंग है जो लॉज ऑफ नेचर के थ्रू यूनिवर्स को रन करती है, और हमारी सोच क्या है, किस तरह हमारी सोच चलती है, और हम किस तरह उस सुप्रीम बीइंग को समझते हैं जो उस यूनिवर्स को चला रही है, और किस तरह हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फ्री विल क्या होती है, और उसके अलावा इमोशंस क्या चीज़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसने एथिक्स के अंदर पूरा आपको एक सिस्टम बताया है, ए टू जेड, कि कौन सी चीज़ किस तरह रन कर रही है, और फिर आखिर में वो आपको बताता है कि हाउ कैन यू लिव अ बेटर लाइफ। और सो मच सो उसको जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आजकल के फी ज़माना, अपनी थ्योरीज में बारूक स्पिनोज़ा की बातों को समझते हैं, कोट करते हैं, और बताने की कोशिश करते हैं कि बारूक स्पिनोज़ा की जो उस ज़माने की बात की गई है वो एनवायरमेंटलिस्ट के लिए आजकल किस तरह काम आती है, और
उसकी जो थ्योरी ऑफ पैशन थी, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसका मैंने जिक्र भी किया है, आप पीछे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी भी है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं उसके ऊपर भी आज आपसे डिस्कशन करूँगा। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज के थ्रू हम कैसे अपने पैशंस को समझ सकते हैं और पैशंस किस तरीके से हमें इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि स्पिनोजा का जो पेश किया गया आइडिया था वो मॉडर्न फिलोसफी की फाउंडेशन हो सकता है। जाहिर है आप ने डिप्रेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, एंग्जाइटी के बारे में भी पढ़ा होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनली हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करती हैं, और इसी के दरमियान में कहीं हमारी फ्री विल भी है। वो हम आगे चल के देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्पिनोज़ा ने जो आइडियाज़ पेश किए एथिक्स के अंदर, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ने के काबिल बनाते हैं। तो आप इसको पढ़ते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बर्ट्रैंड रसल है वो बताते हैं कि स्पिनोज़ा की जो फैमिली है ये दैट जो हॉलैंड आई स्पेन से, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, और इंक्विजिशन से एस्केप करके आए, और ये जो जूश लर्निंग उस ज़माने में परसिस्ट करती थी, इन्होंने उसको उसके थ्रू एजुकेट किया। तो लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स ना रह सके, जिसकी वजह से इसको 1000 फ्लोरेंस, उस ज़माने की जो करेंसी होगी, ही वॉज ऑफर्ड 1000 फ्लोरेंस अ ईयर टू कंसील हिज डाउट्स, के मतलब जो क्वेश्चनिंग करता था, जो डाउट्स करता था, या मतलब जो क्वेश्चंस रेस करता था, इसको ऑफर की गई थी कि तुम 1000 फ्लोरेंस ले लो, बट तुम जो है अपने डाउट्स को कंसील करो, छुपा के रखो। और फिर जिस वक्त मतलब ये फेल हो गया, तो इसको ड्यूट्रोनमी जो बुक है इनकी, उसमें जितनी भी कर्सेस थी वो उसके ऊपर थ्रो की गई। और उसके अलावा फिर ये हुआ कि ये पहले तो फिर ये भाग निकले, वहाँ से चले गए, एम्स्टर्डम चले गए, फिर हेग चले गए जो कैपिटल सिटी है, और लेंसेज को पॉलिश करने लगे। लेंसेज ग्राइंडिंग, यानी कि ये जो हमारी ग्लासेस हैं, उस ज़माने के हिसाब से जो ग्राइंडिंग होती थी, वो लेंसेज ग्राइंडिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हो गए। और उसके बाद वो फिर इस तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। जो बहुत थोड़े से उसको जानते थे वो उससे मोहब्बत करते थे, और जो डच गवर्नमेंट थी जिधर ये बस रहे थे वो थोड़ी लिबरल थी, तो वहाँ पे इनकी कही गई जो बातें थी वो मतलब बेरेबल थी, और उन्होंने टॉलरेट किया इसकी ओपिनियंस को। और उसके अलावा ऐसा भी हुआ कि इसने एक ज़माने में डी विट्स की साइड ले ली थी, जो एक फैमिली होगी, एक क्लास होगी पॉलिटिकल, अगेंस्ट द हाउस ऑफ ऑरेंज। ये पॉलिटिकल बात कर रहा है बर्ट्रैंड रसल के, उस ज़माने में जो वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास थी, ये उनकी तरफ से भी साइडें लेने लग पड़ा। बहरहाल एट द अर्ली एज ऑफ 43 ही डाइड ऑफ थिसिस। बड़ी जल्दी फौत हो गया 43 साल की उम्र में, बिकॉज जो लेंसेज ग्राइंड ये करता था उसका जो पाउडर है वो गालबन इसके लंग्स पे इसको इफ़ेक्ट कर गया, और ये बाद में टीबी के हाथों मारा गया। तो his chief work, The Ethics, was published posthumously। यानी कि इसका जो बड़ा काम है एथिक्स, बर्ट्रैंड रसल कहता है वो इनकी वफात के बाद शाया हुआ। तो बाकी जो है वो कहता है कि एथिक्स पे बात करने से पहले मैं इनके जो दो काम है, ट्रैक्टेटस थियोलॉजिका पॉलिटिकस एंड ट्रैक्टेटस पॉलिटिकस, के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। बर्ट्रैंड रसल कहता है कि मतलब वो इसने उसके ऊपर भी थोड़ा सा एतराज़ किया। क्रिश्चियंस भी एक्चुअली इससे थोड़े से खफा थे, क्योंकि ये बाइबल के ऊपर भी क्वेश्चन करता था, क्रिटिसाइज करता था। तो उन्होंने भी इसको, यानी कि जूस भी इससे नाराज थे और क्रिश्चियंस भी इससे नाराज थे। तो उसके बाद वो आगे चलते हुए लिखते हैं कि एक ये स्टेट ऑफ नेचर को
ये पसंद करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं कि कोई राइट या कोई चीज़ रॉन्ग नहीं हुआ करती। ये इसका कहना है, कोई चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं हुआ करती, क्योंकि जो रॉन्ग है बेसिकली इट इज़ अबाउट डिसोबेइंग द लॉ। कि यानी कि जो रॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली किसी लॉ को डिसोबे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई ऐसा लॉ है जो नेचर के अंदर परसिस्ट कर रहा है कि ऐसी चीज़ हो रही है या होना ही तय पाई है, तो आप अगर उसको रॉन्ग कह रहे हैं तो बेसिकली आप एक लॉ को डिसोबे कर रहे हैं। कि और इसके बाद फिर ये आगे चलते हुए कहते हैं कि थोड़ी सी उन्होंने ज़रा बात की है इस बारे में कि जो ही disagrees also in holding that subjects should not sacrifice all their rights to the sovereign. In particular, he holds freedom of opinion important. कि मतलब स्पिनोजा जो थे वो ये कहते थे कि सॉवरन जो अथॉरिटी है लाइक द गवर्नमेंट, आपको अपने पूरे राइट्स उसको नहीं दे देने चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसको आपकी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन जो है उसको इंटैक्ट रखना चाहिए। मतलब आपकी फ्रीडम को गवर्नमेंट का ख्याल रखना चाहिए, गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा की तरह भी, जिस तरह मैंने आपको बताया था, और सोक्रेटिस भी यही बात बोलता था, और अब ये एक रैशनलिस्ट है स्पिनोजा, वो भी यही बात करने की कोशिश कर रहा है कि जब आप सोचते हैं तो सोच के दौरान आपके जो ख्यालात आते हैं उसी में से कोई नया रास्ता निकला। दिस दिस इज़ व्हाट फिलोसोफर्स डू ऑल द टाइम। तो जो आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है आपकी सोच को, आपके क्वेश्चंस को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद वो फिर उसकी किताब पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि स्पिनोजा की जो एथिक्स है, यानी द बुक एथिक्स, वो तीन चीज़ों को डील करती है। मेटाफिजिक्स यानी कि डिवाइन पावर, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ द पैशंस, के पैशंस होते क्या हैं, यानी कि आपके जो जज्बात हैं वो क्या होते हैं। और द विल, यानी कि आपकी विल क्या है, आप क्या चाहते हैं। और उसके बाद ये फाइनली आपके जो मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी यानी कि डिवाइन पावर और आपके माइंड के ऊपर बात करते हुए ये आगे चलती है कि उसके बाद एथिक्स कैसे सेट होंगे। यानी कि जब आपके ये माइंड को बता चुकेगा कि माइंड क्या है, डिवाइन सुप्रीम को डिफाइन कर चुकेगा, फिर उनके दरमियान जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो उसके बाद वो बताएगा कि फिर एथिक्स क्या होते हैं। यानी कि एथिक्स से मुराद आप समझ लें कि वो दुनिया में जीने का सलीका कह लें, जिससे आपको देखें, ये जो फिलोसफर्स होते हैं ना, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात कर रहे होते हैं। इनका मकसद यही होता है कि इंसान जो है ना खौफ से बाहर निकले और किसी तरीके से एक हैप्पी लाइफ जिए, और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पेश करते हैं। तो अभी तक तो यही बात की गई है। तो उसके बाद कहते हैं कि जो मेटाफिजिक्स है, जो इनका मेटाफिजिक्स यानी डिवाइन पावर का जो कॉन्सेप्ट है, वो डेकार्ट की मॉडिफिकेशन है। यानी डेकार्ट पे हम आगे चल के बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि डेकार्ट ने जो कुछ कहा था मेटाफिजिक्स के बारे में, डेकार्ट का जो मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट था वो ट्रांसडेंटल था, कि यानी सुप्रीम अथॉरिटी ऊपर मौजूद है। और वो ये कहते हैं कि इसने जो मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट था लिया तो डेकार्ट से था, लेकिन इसका जो मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो डेकार्ट से मुख्तलिफ है, यानी मॉडिफिकेशन हुई हुई है उसकी। तो देख लेते हैं हम आगे चल के क्या कहते हैं वो। लेकिन जो इसकी एथिक है, जो बुक है, वो ओरिजिनल काम है, यानी कि वो इसने खुद लिखा है। कहते हैं डेकार्ट जो था वो बड़ा मैनी साइडेड आदमी था, उसमें इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी, और लेकिन वो मोरालिटी की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं था करता था। वो हम आगे चल के देखते हैं जितना स्पिनोजा ने किया, ये बर्ट्रैंड रसल कहता है। और उसके अलावा जो डेकार्ट है उसने प्रूफ्स दिए थे जो कि ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को सपोर्ट करते थे, यानी कि उस ज़माने के जो चर्च थे। देखें,
मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जो एनलाइटनमेंट है या जो रेनेसां है, ये 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में नहीं आया था। ये सदियों की एक प्रोसेस था जो इंसान को यहाँ तक लेकर आया। यूँ समझ लीजिए कि ये अपना फुट जो है सेट इन करता है 8th या 9th सेंचुरी में, और 12th सेंचुरी में या 13th सेंचुरी में ये उस लेवल तक आ जाता है कि जब ये चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है, अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है या सवाल रेज करता है। तो ये आप समझते ही होंगे, ये एक दिन का काम तो नहीं है, ये तो कई साल कई सदियां लगा के यहाँ तक ये चीज़ पहुंची होगी। और जिस वक्त इसमें ट्रेड को भी आप बड़ी अहमियत दे सकते हैं, उसकी वजह ये है कि ट्रेडर्स निकले और इंग्लैंड से वो पूरी दुनिया में गए, यूरोप से जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में भी आए। जब ट्रेड खुली तो लोगों के माइंड्स खुले, उन्होंने जाके डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी की, वापस आए, उन्होंने स्टोरी टेलिंग की। तो जब उन्होंने स्टोरी टेलिंग की तो जो उनकी सोसाइटी थी वो एक ख़ास अंदाज में चलती थी। तो जब उन्होंने कल्चर्स के बारे में सुना, जब डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में सुना, तो लाजमी और लामहला उनके भी जहन में आया कि ये सब कुछ क्या है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है रेनेसां जो है उसकी अपीयरेंस होती है, विच मीन्स न्यू थॉट्स या किसी पुरानी चीज़ से नई चीज़ का उभरना। इटालियन वर्ल्ड है, तो इटली के स्कल्पचर्स थे, माइकलेंजेलो हो गया, डाविंची हो गया, और इस तरह के जो नाम आपने सुन रखे हैं, उन्होंने जो आर्ट के ज़रिए अपनी नई सोच का इजहार किया। जो फिलोसफर्स थे उन्होंने लिखाई के ज़रिए अपनी नई सोच का इजहार किया। और इसी तरह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नई इजादात की। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया गैलीलियो का, आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि जब गैलीलियो ने प्रिंसिपल्स दिए होंगे तो किस तरह उनको मुखालफत का सामना करना पड़ा। ऑल दो 300-400 साल के बाद चर्च ने 1990 में या 2000s में ये बात मानी कि गैलीलियो वॉज राइट। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो हम महसूस करते हैं कि कोपरनिकस की जो बात थी, और हमारा एक ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि जो आपका अ, सूरज है वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में इन चीज़ों के ऊपर कितनी मुखालफत आई होगी। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि ये जो एनलाइटनमेंट है या जो रेनेसां है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था। फिर आप ये देखें, शुरू में लैंडलॉर्ड जो थे फ्यूडलिज्म कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और सर्फडम का बड़ा यानी कि एक कॉन्सेप्ट था, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज हुई। लैंडलॉर्डिज्म चैलेंज हुआ, फ्यूडलिज्म चैलेंज हुआ, कैपिटलिज्म सेट इन हुआ कि टू ऑन हिज ओन, यानी कि जितनी आप अर्न कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट योर राइट टू अर्न। फिर आपने देखा मिलियनर्स भी पैदा हुए, बिलियनर्स भी पैदा हुए, और फिर ये कैपिटलिज्म के थ्रू चलती गई चीज़ें और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये सब एक दिन का प्रोसेस नहीं था। इसमें फिलोसफर्स भी शामिल थे, इसमें साइंटिस्ट भी शामिल थे, इसमें इंसान की सोच भी शामिल थी। अब उसको आप रेनेसां कह लें, उसको आप एनलाइटनमेंट कह लें। तो जो डेकार्ट की जो सोच थी, जैसे यहाँ बात हो रही है, वो इसी वजह से उसको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहा जाता है, क्योंकि उसने उस ज़माने में मैथमेटिकली प्रूव करके दिया कि डिवाइन पावर है, और उसने हर चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव किया, इसलिए इनको रैशनलिस्ट कहा जाता है। यानी कि जो लॉजिकली एनालिसिस के ज़रिए प्रूव करके देते हैं चीज़ों को कि ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से जो है आपकी एनलाइटमेंट आई, और उनका जो मेजर सेरा है वो डेकार्ट हो गया, आपका ये बारूक स्पिनोज़ा हो गया, और लीबनीज जो आगे चल के हो गए, फिर हेगल आ जाते हैं, कांट आ जाते हैं। खैर उनके आइडियाज़ थोड़े से डिफरेंट हैं। फिर फ्रेडरिक नीचा आ जाते हैं, फिर आपका कमू आ जाता है, एल्बर्ट कमू आ जाता है। तो इस तरह ये सोच के धारे बहते चले गए और चलते चले गए। तो बहरहाल आगे चलते हुए वो फरमाते हैं कि स्पिनोज़ा के साइंटिफिक इंटरेस्ट थे अपनी जगह पे, और वो
डेकार्ट को एक्सेप्ट भी करते थे, और उनके जो मटेरियलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स थी उसको भी वो लाइक करते थे। और इसने इसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है रूम निकाला और ये बताने की कोशिश की कि एक गुड लाइफ कैसे हो सकती है। इसकी जो अटेम्प्ट थी मैग्निफिसेंट थी और एडमिरेशन पूरी दुनिया से आई। तो कहने का मकसद ये है कि ये बताते हैं कि जो इनका डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स है, यानी एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड, प्री डिटर्मिन्ड, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि हर चीज़ जो है डिटर्मिन्ड है, मतलब पहले से तयशुदा है। और मतलब द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर, मटेरियलिस्टिक। और ये प्री डिटर्मिनेशन से मुराद ये चीज़ हमने, आपको याद होगा, एल्बर्ट कमू और सार्ट की फिलॉसफी में भी देखी थी कि हर चीज़ तो पहले से डिसाइडेड है। तो इसमें सार्ट और कमू ने अपने तरीके से एग्जिस्टेंशलिज्म की अप्रोच दी थी, जिसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख भी सकते हैं। तो इसने जो डिटर्मिनिज्म था उसके अंदर से इसने गुड लाइफ गुजारने का जो तरीका था वो बेसिकली ढूंढने की कोशिश की। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पिनोजा यही चाहता था कि कोई हैप्पीनेस मिले। आगे चलते हुए कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल सिस्टम है स्पिनोजा का, ये कहता है कि देयर इज ओनली वन सब्सटेंस, गॉड और नेचर, नथिंग फाइनाइट, इज सेल्फ सबसिस्टेंट। कि वो ये कहता है कि एक ही सब्सटेंस है यूनिवर्स का, जौहर। और सब्सटेंस जो है, जब आप सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे, आप अपने तौर पर खुद भी तारीफ देख सकते हैं। तो सब्सटेंस फिलोसफर्स के नज़दीक एक डिफरेंट उसकी डेफिनेशन हो सकती है, जिसको आप कह सकते हैं एसेंस कह सकते हैं, या सब्सटेंस को उर्दू में अगर मैं डिफाइन करूं तो जौहर कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो जो फिलोसफर है या साइंटिस्ट जो है स्टार्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक साइंटिस्ट है वो बिग बैंग से स्टार्ट लेता है, उससे पीछे तो वो नहीं ना जा सकता। उससे पीछे जाने के लिए अभी हमारी विजडम ही नहीं है, अभी हम इतना डिफाइन ही नहीं कर सकते चीज़ों को। जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, हम उसकी वही डेफिनेशन समझ सकते हैं जितनी हमारी इल्म है। तो इल्म तो इनका भी महदूद होगा, इल्म तो बढ़ता चला जाता है। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि 300-400 साल पहले ब्लैक होल्स के बारे में तो किसी को नहीं ना पता था, अब पता है सबको। तो जो चीज़ उस वक्त नहीं पता थी उसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, एग्जिस्ट तो वो कर रही होगी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको ब्लैक होल्स की मिसाल दी। तो बहरहाल, जिस तरीके से ये सवाल पूछते रहे उसी तरीके से इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा होता है, और सवाल से सवाल पैदा होता है, और साइंस जो है फिर इसी तरह तरक्की करती चली जाती है। तो वो ये पर फरमाते हैं कि एक ही सब्सटेंस है, उसको वो नेचर भी बोलते हैं, गॉड और नेचर भी बोलते हैं। और नथिंग फाइनाइट इज सेल्फ सब्सिस्टेंट, यानी कि जो चीज़ महदूद होती है, यानी कि जो ख़त्म होने वाली होती है, वो सेल्फ सब्सिस्टेंट नहीं हो सकती, यानी कि वो अपने आप को कायम नहीं रख सकती। मतलब एक सीधी सी बात है कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली है वो अपने आप को, उसके अंदर ऐसा एसेंस ही नहीं होगा कि वो अपने आप को कायम ना रख सके, तभी तो वो चीज़ फाइनाइट कहलाती है। जबकि इनफाइनाइट चीज़ वो हो सकती है जिसके अंदर एग्जिस्ट करने का, सस्टेन करने का, हमेशा के लिए ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों, तभी तो वो चीज़ इनफाइनाइट कहलाएगी ना। तो यहीं पे वो चीज़ कह रहा है कि नथिंग फाइनाइट इज सेल्फ सब्सिस्टेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ ऐसी जो कि महदूद है या ख़त्म हो जाने वाली है, वो सेल्फ सब्सिस्टेंस नहीं हो सकती। या जो चीज़ इनफाइनाइट है वो सेल्फ सब्सिस्टेंट होती है, वो एग्जिस्ट करती है, हमेशा चलती है, वो कभी ख़त्म नहीं आ सकती, और वो सस्टेन करने की चीज़ अपने अंदर सलाहियत रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल इसकी मैं देता हूँ, लाइक नेचर। आपने हमेशा से फितरत देखी है, हमेशा से फितरत देखते चले आ रहे हैं, और हमेशा से ही फितरत देखते चले जाएंगे कि फितरत अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। आ, लेकिन जब स्पिनोज़ा नेचर की बात करता है तो इट डजेंट मीन माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज,
द स्काई और थिंग्स लाइक दैट, लाइक पेन, माई वॉच, माई सेल्फ। नेचर वो एक एज अ होल डिफाइन करने की कोशिश करता है कि एक ऐसी चीज़ जो हमेशा से है, सेल्फ सब्सिस्टेंस है, मतलब अपने आप के अंदर इवॉल्व हो रही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा चीज़ें इवॉल्व होती हैं किस तरह, तो ये उसको नेचर बोलता है और उसको सब्सटेंस बोलता है। यानी दूसरे अल्फाज में जो सब्सटेंस है कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा कायम रहने वाली है। तो ये बात वहाँ से शुरू कर रहा है कि हमेशा कायम रहने वाली है, हमेशा एग्जिस्ट करने वाली है और उसके अंदर एग्जिस्ट करने की पावर मौजूद है, वो अपने आप को सस्टेन कर सकती है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन यू एनी वन। तो ये चीज़ भी आगे जाके इसकी थ्योरीज में काम आएगी, जिसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। वो कहेगा कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने क्लासेस की बात करता हूँ, दिस, या सो मच सो मैं अपनी वॉच की बात करता हूँ, या इस बुक की बात करता हूँ, ये सब कुछ सब्सटेंस नहीं है। इवन माई सेल्फ इज नॉट सब्सटेंस, बिकॉज सब्सटेंस होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी पे डिपेंड ना करते हो। लेकिन मेरी वॉच, ये बुक, ये ग्लासेस, इवन माई सेल्फ, हम लोग किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं एग्जिस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हवा ना हो तो मैं सांस नहीं ले सकता, खाना ना हो तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह मेरी वॉच है, इसके अंदर मशीन ना पीछे लगी हो तो ये भी नहीं चल सकती। इसके साथ स्ट्रैप ना हो तो मैं अपने कलाई पे नहीं बांध सकता। और इसी तरह ये मेरी रिंग है, अगर मेरी फिंगर ना हो तो मैं ये रिंग होल्ड ही नहीं कर सकता। और इसी तरह मेरे पास अगर विजडम नहीं है तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मेरे पास अगर वर्ड्स नहीं है तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, अगर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं क्या कहूँ। तो कहने का मकसद ये कि मेरी जो माई लैपटॉप, दिस माइक्रोफोन, इवन अब ट्री को देख लें आप। ट्री जो है उसको उगने के लिए, पूरी तौर पे फ्लरिश करने के लिए, द ट्री नीड्स वाटर, द एयर, एनवायरमेंट, ये सारा कुछ ट्री को मिलेगा तो वो ट्री चलेगा। सो ट्री इज नॉट अ सब्सटेंस। सब्सटेंस कोई ऐसी चीज है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करे, विच इज इंडिपेंडेंट, डिटर्मिन्ड हो, सेल्फ सब्सिस्टेंस हो और एग्जिस्ट करना जानती हो और हमेशा से एग्जिस्ट करती चली आ रही हो और हमेशा एग्जिस्ट करती रहे, ये सब्सटेंस है स्पिनोजा की डेफिनेशन के मुताबिक। यहाँ से वो स्टार्ट लेता है। तो आगे वो कहता है कि नेचर, नेचर को वो सब्सटेंस इसलिए मानता है कि ये हमेशा से है, इवॉल्व हो रही है। लेकिन नेचर से मुराद वो सिर्फ ट्रीज, रेनबो, स्काई नहीं लेता। ये इसको वो पावर समझता है जिसका एसेंस जो है सब्सटेंस है, जिसकी वजह से नेचर इवॉल्व हो रही है। तो इसलिए वो नेचर और सब्सटेंस दोनों को एक ही चीज बोलता है। इसी तरह वो ये कहता है कि गॉड जो है माइंड और मैटर से ज्यादा सब्सटेंशियल है, since he had created them and could, if he chose, annihilate them. But except in relation to God's omnipotence, mind and matter were two independent substances defined respectively by the attributes of thought and extension. कहता है कि माइंड एंड मैटर जो है वो तो खुदा ने बनाए हैं और वो चाहे तो वो इनको एनालाइट भी कर सकता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें गॉड की ओमनीपोटेंस को रिलेट करती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें भी उसी सब्सटेंस का हिस्सा है। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझने की कोशिश करें कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो माइंड है वो गॉड को पहचानने में आपकी मदद करता है। और चूंकि ये उसी की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन ये उनको एनाइलेट भी कर सकता है, लेकिन इसी के थ्रू हम उसको समझते भी हैं, माइंड एंड मैटर के थ्रू। अब यहाँ पे वो कहता है कि माइंड एंड मैटर वर टू इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस। आपको याद होगा रेने डेकार्ट ने कहा था कि माइंड और जो बॉडी है वो डिपेंडेंट है,
एक दूसरे के ऊपर। और असल में ये जो कॉन्सेप्ट है ना माइंड एंड बॉडी का, ये रेने डेकार्ट इसके बारे में बोलता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसी ने ये बात की थी ना कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं तो हूँ। वो कहता था किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो उस पर डाउट करो। डाउट करोगे तो उसको समझ आएगी ना कि वो चीज़ क्या है। तो डाउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले फॉर एग्जांपल उसको कोई बोलता है ये दरख्त है, वो कहेगा ठीक है, लेट मी चेक कि वाकई दरख्त है या नहीं है। उसके बाद उसने आपको याद होगा कि 3 पॉइंट्स दिए थे कि कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, इननेट आइडियाज़ होते हैं जो हमारे अंदर बिल्ट इन होते हैं। हमें पता होता है 2+2=4। और इसी तरह और कुछ चीज़ें हैं जो हमें ड्रीम्स की शक्ल में नज़र आती हैं और जो कि रॉन्ग भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर वाला घोड़ा देख लेते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक पर वाला घोड़ा हो, लेकिन चूंकि आपने पर भी देखा होता है, आपने घोड़ा भी देखा होता है, इसलिए ड्रीम जो है, माइंड जो है, वो आपकी सोच के साथ मैनिपुलेट करता है। तीसरी तरफ वो ये फरमाते थे कि तीसरी जो आइडिया है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सोच के निकालते हैं और वही प्योरीफाइड फॉर्म होती है थॉट की। कुछ चीज़ें इन्नेट होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं जिनके साथ आप पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल चलना कैसे है, सांस कैसे लेना है, ये इन्नेट आइडियाज़ हैं सारे। दूसरी चीज़ जो है जो आप ड्रीम में देखते हैं वो आपकी जेन में समझें फैब्रिकेट हुआ है। और तीसरी चीज़ वो है जो आप सोच के महसूस करते हैं। अब अगर कोई आपको कहता है ये दरख्त है तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप खामोशी से बिलीव कर लें यस इट्स ट्री। दूसरा तरीका ये है कि आप 10 लोगों की ओपिनियन लें, 100 लोगों की ओपिनियन लें, फिर आपको समझ आएगी कि हाँ अगर 100 लोग ये बात कर रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकती। फिर आप खुद जाके उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, आप कहते हैं हाँ ये वाकई ट्री है। फिर जो करेक्टरिस्टिक्स आपने उसके बारे में सुनी होती हैं आपको पता लगता है हाँ ये ट्री है। तीसरा फिर आपकी जो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार ये ट्री हो सकता है। तो ये वो चीज़ जो है ना डेकार्ट बोलता है। और वो ये कहता था कि जो माइंड एंड बॉडी जो है ना वो सेम चीज़ है। और इसका वो आगे से बोलता था कि इनको पहचानने के दो एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट एंड एक्सटेंशन। यानी माइंड का जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। माइंड का जो एट्रीब्यूट है वो थॉट है और जो बॉडी का एट्रीब्यूट है वो एक्सटेंशन है। एट्रीब्यूट से मुराद आप ये ले सकते हैं कि किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स। माइंड का एट्रीब्यूट थॉट का होने का मतलब ये है कि माइंड कैसे काम करता है। माइंड थॉट के थ्रू काम करता है। मेरे जहन में एक सोच आ रही है कि मैंने अगली बात क्या करनी है, मैंने पीछे क्या बात की है, नेक्स्ट बात मैंने क्या करनी है आपसे। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसके थ्रू माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन जो माइंड है बेसिकली वो स्पेस में जगह ऑक्यूपाई नहीं करता और वो देखा जाए तो बॉडी का एक तरह से पार्ट है। और स्पिनोजा यही बोलता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि माइंड सब्सटेंस से कोई अलग चीज़ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सटेंस। और इसके थ्रू आप सब्सटेंस को समझने की कोशिश करते हो, कर सकते हो और कर लेते हो। दूसरा जो चीज़ वो बताता है वो कहता है कि ये बॉडी बॉडी का जो एक्सप्रेशन कह लें, एट्रीब्यूट कह लें, एट्रीब्यूट जो बॉडी का है वो है एक्सटेंशन। यानी कि एक्सटेंशन से मुराद होता है स्प्रेड होना, फैल जाना, बड़े हो जाना। जिस तरह हम एक्सटेंड करते हैं बचपन में, हम लाइक वी वर लाइक 2 फीट 3 फीट, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 फीट 5 फीट 6 फीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपकी जो बॉडी है वो एक्सटेंड करती है। दूसरे अल्फाज में वो स्पेस में जगह घेरती है। डिकार्ट ये बोलता था कि माइंड एंड बॉडी इंटरकनेक्टेड है। ये मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया भी था। और ये आपस में कनेक्ट हैं पीनियल ग्लैंड ग्लैंड के थ्रू। वो यहाँ पे एक जगह भी बताता था जहाँ पे पीनियल ग्लैंड मौजूद है। और आपकी जो माइंड और बॉडी है उस पीनियल ग्लैंड के थ्रू जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। और उसके थ्रू बॉडी काम करती है, माइंड उसके थ्रू बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी उसके थ्रू माइंड के साथ कोऑर्डिनेट करती है। स्पिनोजा ये कहता है कि दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड।
दे थिंक डिफरेंटली और दे आर पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी विच इज कॉल्ड सब्सटेंस, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और आगे जाके ये लिखते हैं बर्ट्रैंड रसेल, फॉर हिम थॉट एंड एक्सटेंशन वर बोथ attributes of God. God has also an infinite number of other attributes, since he must be in every respect infinite, but these others are unknown to us. कहता है खुदा के बेशुमार औसाफ हैं, बेशुमार एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इंसान की चूंकि सोच महदूद है और इस सोच को महदूदियत की वजह से अभी तक हमें सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स का पता है, एक तो माइंड, दूसरी बॉडी। यानी माइंड जिससे हम सोचते हैं और बॉडी जिसके थ्रू हम एक्ट करते हैं या जो स्पेस में जगह लेती है, लाइक स्टार हो गया, कॉन्स्टलेशन, स्टार कॉन्स्टलेशन हो गई, मिल्की वे हो गया, आपका सोलर सिस्टम हो गया, ये सारा मटेरियल जो है स्पेस में ऊपर बिखरा हुआ है ना, तो इट्स पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। दिस इज व्हाट स्पिनोजा सेज। और individual souls or separate pieces of matter are for Spinoza adjectival. They are not things but merely aspects of the divine being. There can be no such personal immortality. और जितना आप खुदा के करीब होते जाएंगे, that consists in becoming more and more one with God. Finite things are defined by their bodies, physical or logical, that is to say, by what they are not. All determination is negation. There can be only one being who is wholly positive, and he must be absolutely infinite. यानी कि ये पैंथिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ जो है ना, मतलब उसके अंदर जाके इसके सिरे वहीं पे मिलते हैं, जिसको ये सब्सटेंस कह रहा है, और कोई चीज़ जो है अलहदा नहीं है उससे। और साथ में वो ये कहता है कि जो आपकी सोल है और ये सेपरेट पीसेस ऑफ मैटर हैं, लाइक सन, स्टार्स, स्काइज, ये सब एक डिवाइन बीइंग के हिस्से हैं। ये पैंथेज्म है बेसिकली। तो आगे चल के वो कहते हैं कि जो इसका तो जैसा कि मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा था कि एट्रीब्यूट्स जो हैं माइंड एंड बॉडी, ये उस सब्सटेंस को समझने में आपके काम आ सकते हैं। माइंड जैसे सोचता है, बॉडी जैसे मूव करती है, तो ये जो है उस सब्सटेंस को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, विच इज़ लाइक रनिंग दिस यूनिवर्स, which in Spinoza's words is nature. So substance, nature is just one thing. This is what he says. आगे चल के वो बताता है कि हर चीज, everything according to Spinoza is ruled by an absolute logical necessity. There is no such thing as free will in the mental sphere of chance in the physical world. Everything that happens is a manifestation of God's inscrutable nature, and it is logically impossible that events should be other than they are. वो ये कहता है कि स्पिनोजा का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज के होने का, वो लॉजिकल नेसेसिटी है। अब लॉजिकल नेसेसिटी को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। लॉजिकल नेसेसिटी का कहने का मकसद ये है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हुआ है और जो कुछ होना है, दैट इज प्री डिटर्मिन्ड, और एक उसका होना तय पाया हुआ है और लॉजिकल नेसेसिटी के तहत हो रहा है। यानी कि कोई भी चीज़ हो रही है, अगर मैं ये बुक पे बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे एक नेसेसिटी है, जिसको हम किसी वजह से मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, और उस वजह से मुझे ये बुक पढ़नी पड़ रही है, या ये वजह आप तक ये बुक पहुँचाने का सबब बनी। इसको
आप यूँ समझ लें कि वो दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एक तो प्री डिटर्मिनिज्म, यानी कि हर चीज़ प्री डिटर्मिन्ड है। दूसरी चीज़ कॉज एंड इफेक्ट। इन दोनों चीज़ों पे आपको अगर थोड़ी सी समझ आ जाती है इन चीज़ों के बारे में, तो मेरा ख्याल है स्पिनोज़ा की फ़िलॉसफी को आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। प्री डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि हर चीज़ पहले से तय है। तय है कि पौधे ने उगना है, तय है कि किताब लिखी जाएगी, तय है कि ये चीज़ ऐसे रखी जाएगी, तय है कि बादलों ने चमकना है। ये चीज़ भी डिटर्मिन्ड है कि बादल चमकेंगे। ये भी तय है कि बारिश होनी है। आपका माइंड की थॉट भी तय है, आपकी बॉडी का एक्सटेंशन भी तय है। इसको वो बोलता है कि लॉजिकल नेसेसिटी के तहत नेचर जो है चल रही है। दूसरा उसका कॉन्सेप्ट है कि कॉज एंड इफेक्ट। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? ऑब्वियसली मैंने ये बात करनी थी, लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और मेरे रिकॉर्ड करने की सूरत में उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। अब इसी चीज़ को स्पिनोजा की नेचर पे अप्लाई करके देख लें। अगर मैं ये कहूँ कि एक दरख्त ने उगना ही उगना है, तो उसकी वजह ये है कि मिट्टी एक जगह पे मिली, वहाँ पे बारिश का कतरा पड़ा या बादल ऊपर टकराए, उसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने आपस में कोलाइड किया, जिसकी वजह से एक थंडर आपको सुनाई दिया। और उसके बाद इसी प्रोसेस के थ्रू बारिश हुई, बारिश ज़मीन पे आई। तो जो कॉज एंड इफेक्ट है ना, स्पिनोजा उसके अंदर तक गया डीपली, कि हम क्यों ऐसा करते हैं जो हम करते हैं। तो उसने फिर ये चीज़ तय की कि हर चीज़ पहले से डिटरमिन्ड है, और हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ये किसी सबब के असर में कर रहे होते हैं। कॉज, सबब, असर, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। स्पिनोजा की मेरा ख्याल है जो थ्योरी है, जो उसकी फिलोसफी है, उसका मेरा ख्याल है मोस्ट फंडामेंटल पार्ट जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट ही है। ऑल्दो ये सब्सटेंस के बारे में कहता है कि वो विदाउट एनी कॉज है, यानी कि वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। बाकी हर चीज़ जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू है। अगर दुनिया में कोई जंग हो रही है, उसका भी कोई कॉज है। अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो इसका भी कोई कॉज है। उसका कॉज ये है कि क्रिएचर्स ने आगे चलना है, इवॉल्व होना है। और मैं अगर दिन में तैयार होकर दफ्तर आता हूँ तो उसकी वजह ये है कि मुझे आई हैव टू अर्न मनी टू रन फैमिली एंड टू रन माई लाइफ। इस तरह गाड़ी है, हम ब्रेक क्यों मारते हैं? अब इसको ज़रा थोड़ा सा और आगे ले जाएं। फॉर एग्जांपल आप किसी यूं समझ लीजिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं और सामने से कोई शेर आ जाता है। शेर भी आने की एक ऑप्शन है आपके पास, या समझें कि आप जंगल में जा रहे हैं और कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई देती है, उसकी ग्राउलिंग आपको सुनाई देती है। तो ये तो हो गया कॉज। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा आप भाग के अपना रास्ता चेंज कर जाएंगे। इसी तरह आपको कोई अगर खूबसूरत सा फल नज़र आएगा किसी दरख्त पे, तो आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको खाऊं। तो क्यों खाएंगे? क्योंकि आपको भूख लग रही है। और वो फल, अब मैंने तो बात की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं कि शेर ने ग्राउल क्यों किया। शेर ने ग्राउल इसी तरह किया होगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। तो शेर अपनी जुबान में कुछ बात कर रहा होगा। मे बी इज एंग्री, मे बी इज इन पेन, मे बी इज डूइंग समथिंग, तो जिसकी वजह से उसकी ग्राउलिंग आपको सुनाई दे रही है। तो उसका जो कॉज है शेर का, वो कुछ भी हो सकता है। मे बी ही इज लुकिंग फॉर हिज चिल्ड्रन, मे बी ही इज इन अ फाइट विद अनदर लाइन, और मे बी ही इज स्मेलिंग देयर इज सम ह्यूमन बीइंग इन देयर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन का कॉज हो सकती हैं ग्राउल करने की। और जो मेरा कॉज है दूसरी तरफ भागने का, वो उस इफेक्ट की वजह से है जिसकी वजह से लाइन ग्राउल कर रहा है। मुझे लगा जी लाइन ग्राउल कर रहा है, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कहीं लाइन मेरी तरफ ना आ जाए। इसी तरह जो रोटी का वो जो छोटी सा फल लगा हुआ है दरख्त के ऊपर, मैं उस फल को खाना चाहता हूँ। वो इसीलिए खाना चाहता हूँ कि मुझे भूख लगी हुई है। और वो फल वहाँ पे क्यों उगा है? क्योंकि वो एक लॉ ऑफ नेचर को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ नेचर क्या है?
बारिश हुई, मिट्टी पड़ी है, वहाँ पे एक दरख्त उगा है, उसका जो आउटकम है वो फल है। तो इसी तरह कुदरत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देखते हैं या जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, उसके रिएक्शन में जो कुछ कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉज एंड इफेक्ट। तो ये जो कुछ भी आउटकम्स है नेचर की, ये कॉज एंड इफेक्ट की वजह से। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि एक चीज़ के हर चीज़ पहले से डिटर्मिंड है, और दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ जो है किसी कॉज की वजह से हो रही है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। वो ये कहता है कि ये सब्सटेंस की नेचर की वजह से है, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है और ये सब्सटेंस की नेचर है कि इस तरह होना है, और लॉजिकली इम्पॉसिबल है कि चीज़ें उसके अलावा हों जैसे वो तय होना पाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ पहले से तय है। और लेकिन स्पिनोज़ा पे फिर जो इतराज़ करने वाले हैं, बर्ट्रैंड रसल लिखते हैं कि फिर तो इसका मतलब है दुनिया में जो भी जुर्म हो रहा है, जो भी गलती हो रही है, वो इसका मतलब है कि ये कोई ठीक था, क्योंकि स्पिनोजा ये कहता है कि जो भी हो रहा है वो तो पहले से तय है, तो फिर इसमें ईवल का कॉन्सेप्ट किधर गया। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे इसने वो दी है कि, ठहरे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फिर जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो पूछते हैं कि अगर स्पिनोजा की बात मान ली जाए कि हर चीज़ पहले से तय है, तो फिर इसका मतलब है नीरो, जो कि रोमन एम्परर था, उसने अपनी माँ को मारा जो था वो ठीक किया था, और इसके अलावा जो भी जुर्म हो रहा है दुनिया में, तो वो क्या ठीक हो रहा है? तो इसमें गुड कहाँ से आ जाएगा, या इसमें लॉज कहाँ से आ गए, ये सारी चीज़ कहाँ से आ गई? तो स्पिनोजा का आंसर इसमें पढ़ने वाला है, वो ये कहता है, Spinoza answers that what was positive in these acts was good and only what was negative was bad. But negation exists only from the point of view of finite creatures. In God, who alone is completely rare, there is no negation. And therefore, the evil in what to us seems sins does not exist when they are viewed as part of the whole. This doctrine, though in one form or another it has been held by most mystics, cannot obviously be reconciled with the orthodox doctrine of sin and damnation. It is bound up with Spinoza's complete rejection of free will. Although not at all polemical, Spinoza was too honest to conceal his opinion. तो कहने का मकसद ये कि एतराज़ करने वालों ने ये पूछा कि भाई स्पिनोजा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले लें, चलें, अगर आपने आप साबित कर ही दिया कि आप समझते हैं कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं जैसे आप समझते हैं, हम तो नहीं ऐसा समझते, तो ये आप क्या कह रहे हैं, हमें तो नहीं समझ आ रहा। तो ये उस जमाने के डॉक्ट्राइन्स के हवाले से ये चैलेंजिंग हो रहा था उनके लिए। तो स्पिनोजा ये कहता है कि देखो यार, बात ये है कि गुड एंड इवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा वो कह रहा है कि हर चीज़ एक तो प्री डिटर्मिन्ड है, दूसरा लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो इसके अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट्स की मैंने आपसे बात की। लॉज ऑफ नेचर का अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। मतलब अगर फूल निकलता है तो वो फिजिक्स के असूलों को फॉलो कर रहा है। अगर वो झुक रहा है या एक ख़ास हाइट तक जाके रुक गया है तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह मैं अगर ज़मीन पे चल रहा हूँ और हवा में नहीं उड़ रहा तो ये भी एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। और इसी तरह यही जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं, लॉज ऑफ नेचर हैं, ये पूरी दुनिया में जो है अप्लाई होते हैं, और वो जो सब्सटेंस है, जो डिवाइन पावर है, इन लॉज ऑफ नेचर के ज़रिए इस यूनिवर्स को ड्राइव करती है। डिकार्ट टोटली अगेंस्ट हो गया, क्योंकि डिकार्ट ने ये बोला था ट्रांसडेंटल जो स्ट्रिप सुप्रीम बीइंग है दैट रन्स, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो रन कर रहे हैं यूनिवर्स को, एंड दैट इज कनेक्टेड विद द सब्सटेंस जो कि इनफाइनाइट है, जिसको ये सब्सटेंस बोलता है। तो अगर मैंने आपको लॉज ऑफ नेचर का पहले नहीं बताया था, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि उसके थ्रू ये यूनिवर्स जो है रन हो रही है। तो स्पिनोजा जब उसके ऊपर एतराज़ आता है कि फिर इसका मतलब है नीरो ने जो अपनी वालदा को कत्ल किया, फिर उसने ठीक किया, क्या ये पहले से डिटरमिन्ड था, क्या ये लॉज ऑफ नेचर कर रहे थे? तो स्पिनोजा ये बोलते हैं कि आपको उसके अंदर जो गुड नजर आता है वो तो गुड है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर कोई इविल नजर आता है
तो ये आपकी सोच है। अब ये तो थोड़ा सा बारीक सा पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा। अगर ये समझ जाते हैं आप तो इसकी कॉज एंड इफेक्ट एंड गुड एंड इवल को किसी हद तक आप समझने में कामयाब हो जाएंगे स्पिनोजा के। वो ये कहता है कि नेरो ने जो अपनी माँ को मारा वो किसी खास हालात के अंदर मारा। मे बी ही वॉज ब्रॉट अप दिस वे, हो सकता है उसकी ब्रॉटअप ही ऐसी हुई हो कि उसको पता हो कि अगर रूल करना है, किंग बनना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो उसने वो एक्ट किया, यानी कि कॉज उसका वो थी, उसकी सोच थी कि किंग बनने के लिए ज़रूरी है। उसका इफेक्ट ये हुआ कि उसने मर्डर किया। दूसरी तरफ दूसरी साइड पे भी कॉज मौजूद है, उसकी ब्रॉटअप ही ऐसी की गई थी कि वो उसको ऐसा ही बनना था, यानी कि ये तय था कि उसने ऐसा होना है। और ये जो ऐसा हुआ है ये कॉज एंड इफेक्ट की वजह से हुआ है। और ये क्यों हुआ है कि लॉज ऑफ नेचर का ये है कहना है कि ऐसा ही होना तय था। तो दूसरे अल्फाज में स्पिनोजा ये कहता है कि तुम इसको ईवल समझते हो सब्सटेंस के, हाँ ये ईवल नहीं है, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। ये ऐसा होना तय था। ऐसा होना इसलिए तय था कि कॉज एंड इफेक्ट भी थे, लॉज ऑफ नेचर भी थी, और ये चीज़ें डिटरमिन्ड थी। तो स्पिनोजा के नज़दीक हर चीज़ जो थी वो डिटरमिन्ड थी, हर चीज़ किसी कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू हो रही थी। जिस चीज़ को इंसान समझता है ये गलत है, उसकी दूसरी तरफ एक यूं समझ लीजिए कि एक रीज़न निकलती थी, जस्टिफिकेशन निकलती थी। जैसे लाइन की मैंने आपको मिसाल दी, वो आप पे अटैक कर रहा है क्योंकि बिकॉज दैट इज़ इट्स नेचर, और आप जो भाग रहे हैं उससे बच के, दिस इज़ योर नेचर, आपने सर्वाइव करना है, उसने अटैक करना है। तो ये कॉज एंड नेचर, डिटर्मिनेशन और द लॉज ऑफ नेचर, ये आपस में तीनों बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। बेसिकली स्पिनोजा जो था ना, रैशनलिस्ट था, ही वाज अ मैथमेटिशियन। और इसकी जो बुक है एथिक्स, उसमें जगह जगह एक्सियम्स, थ्योरम्स, उसके बाद उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। थोड़ा सा है आगे मैं आपको बताऊंगा। वो पहले किसी चीज़ की डेफिनेशन बयान करता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो नथिंग फाइनाइट इज सेल्फ सब्सिस्टेंट, कि कोई भी चीज़ महदूद जो है वो अपने आप को सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करा सकती, सस्टेन नहीं करा सकती। इसको आप समझ लीजिए एक एक्सियम समझ लीजिए, एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक सिंगल लाइन समझ लीजिए। और ये जो इसका कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस का, एट्रीब्यूट्स का, माइंड एंड बॉडी का, और जो लॉज ऑफ नेचर के बारे में बात करता है, और एट्रीब्यूट्स की ये बात करता है, और कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, ये सारा कुछ एक मैथमेटिशियन के दिमाग से लिखा गया और सोचा गया। चीज़ों को जियोमेट्रिकली प्रूव करने की कोशिश की गई है, चीज़ों को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की गई है। जैसे वो यहाँ पे बता रहा था कि एवरीथिंग इन नेचर इज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट लॉजिकल नेसेसिटी। तो लॉजिकल नेसेसिटी का जो वर्ड है वो कोई मैथमेटिशियन ही यूज़ कर सकता है। लाइक एक इक्वेशन है 2 + 2 = 4, वी नो टू, if we add 2 in 2, the outcome is always 4. So it is determined and we know this. और ये एक लॉ ऑफ नेचर भी है, लॉ ऑफ फिजिक्स भी है, लॉ ऑफ मैथ भी है। तो इसी तरीके से उसने पूरी नेचर को, पूरी यूनिवर्स को मैथमेटिकली, लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की। इसलिए उसको मैथमेटिकली प्रूव करने वाला फिलोसोफर भी बोलते हैं, कि जिसने इस पूरे होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स को मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की। तो इसलिए वो एक रैशनलिस्ट कहलाया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रैशनलिस्ट हैं वो उस ज़माने की पैदावार थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, और वो इन चीज़ों को इस तरीके से लॉजिकली बयान करने की कोशिश करते थे। क्योंकि बाद में आपको याद होगा डार्विन भी आ गया था। जब डार्विन आ गया था तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ गई थी। जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ गई थी तो फिर जो आपका जो थियोलॉजियंस थे उनके लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश की आई थी, कि डार्विन ये कह रहा है कि चीज़ें जो है इवॉल्व करके बनी हैं सिंगल सेल से आगे चलते हुए। और अगर आपने वो मूवी देखी हो लूसी, तो जिसमें वो जब साइंटिस्ट के पास जाती है लड़की, तो वो उनको बताने की कोशिश करती है कि सेल्स अगर फॉर्म हो जाएं तो ये डायनासोर का हाथ बन जाता है, ये ह्यूमन हैंड बन जाता है, ये वो बन जाती है, फिश की फिन बन जाती है, समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल द एडॉप्टेशन ऑफ योर सेल्स टू द एनवायरनमेंट, जिसके मुताबिक वो फिर अपने आप को म्यूटेट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बात ज़रा थोड़ी सी दूर निकल गई। तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट था कि इसमें इसमें हर चीज़ रीजनिंग ढूंढने का,
ये उस ज़माने के जो डॉक्ट्राइन थे उनके अगेंस्ट था, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे उस चीज़ को सिन कंसिडर किया जाता है या ईवल कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये उसकी रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो लाजमी बात है, हम भी यही समझते हैं कि ये चीज़ सिन है, ये गलत है, ये ईवल है, इसी के ऊपर डे ऑफ जजमेंट होना है। लेकिन बहरहाल स्पिनोज़ा ने जिस तरह कहा, हम तो किताब को उसी तरह आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बर्टन रसल आगे जाके लिखते हैं कि एथिक्स जो है इज सेट फोर्थ इन द स्टाइल ऑफ यूसलेट, पुराना एथेनियन मैथमेटिशियन था। किताब में जा बजा डेफिनेशंस हैं, एक्सियम्स हैं, थ्योरम्स हैं, और डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के थ्रू जो है बात को साबित किया गया है, जिस तरह मैंने आपसे पीछे सारी बात की है। तो दिस मेक्स हिम डिफिकल्ट रीडिंग, तो इसकी किताब को समझना बहुत मुश्किल है, बर्टन रसल ये बोलता है। और हर चीज़ का प्रूफ देने की कोशिश की है, क्योंकि जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिटेल्स में जाना, इन डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर जाना, वो इस चीज़ को समझ उस तरह नहीं पाते। और इसी तरह अगर आप चले जाएं कि लोग उसके ज्योमेट्रिकल मेथड को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ज्योमेट्रिकल मेथड को समझना मुश्किल ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पीछे सारा कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन ये इसके सिस्टम का एसेंस था। Metaphysically, to maintain that everything could be demonstrated and it was therefore essential to produce demonstration, कि बेशक मॉडर्न स्टूडेंट के लिए उसको समझना मुश्किल हो, लेकिन जो सिस्टम वो अपनी बुक के अंदर लेके आ रहा था, उस सिस्टम के लिए ज़रूरी था कि वो चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करता, प्रूफ देता उन चीज़ों के, और उनको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करता। हम उसका मेथड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बर्ट्रैंड रसल कहता है। उसकी वजह यह है कि हम उसके मेटाफिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ही नहीं एक्सेप्ट करते, जो यानी वो सब्सटेंस की बात करता है, हम तो नहीं उसको एक्सेप्ट करते। हमारी अपनी थ्योरी है, हमारे अपना रिलीजन जिसे हमें जिस तरह हमें बताता है, हम तो उसको मानते हैं। लिहाजा वी कैन नॉट बिलीव दैट द इंटरकनेक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर लॉजिकल, बिकॉज वी होल्ड दैट साइंटिफिक लायर्स आर टू बी डिस्कवर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, नॉट बाय रीजनिंग अलोन। बट फॉर स्पिनोजा द ज्योमेट्रिकल मेथड वाज नेसेसरी। क्योंकि हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर पेश करती हैं, लेकिन स्पिनोज़ा की जो पूरी बुक है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट के ऊपर है। यानी कि वो एक लाइन देता है, उसके ऊपर आर्गुमेंट करता है, फिर उसके आगे वो फिर बहस करता है, और फिर ज्योमेट्रिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए यही सब कुछ था। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है बर्ट्रैंड रसल के हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि हम उसके मेटाफिजिक्स के समझ चीज़ को ही नहीं मानते, तो फिर हम आगे उसके मेथड को क्यों माने। लेकिन स्पिनोजा के लिए वो कहता है ये इस तरह चलना ज़रूरी था। आई कम नाउ टू स्पिनोजा's थ्योरी ऑफ इमोशंस। कहता है इसके बाद मैं फिर थ्योरी ऑफ इमोशंस की तरफ आऊँगा। स्पिनोजा की अब हम बात कर चुके हुए हैं सब्सटेंस के ऊपर और माइंड और बॉडी के ऊपर। उसने ये बताया है कि माइंड एंड बॉडी जो है दो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, और ये सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि जिसको वो सब्सटेंस कह रहा है, आप यूँ समझिए कि जो माइंड है उस सब्सटेंस का थॉट का एट्रीब्यूट है, और जो बॉडी है उसका एक्सटेंशन है, जो अपीयरेंस की शक्ल में है, जो स्पेस में जगह घेरती है, दैट थिंग इज बॉडी, और वो सब्सटेंस का मैटर वाला एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट्स दो ही हैं। वैसे तो वो कहते हैं सब्सटेंस के बेशुमार अनलिमिटेड एट्रीब्यूट्स हैं। इंसान का जहन महदूद है, हमारी सोच महदूद है, हमारा इल्म इतना नहीं है, इसलिए हम अभी तक सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को जानते हैं। एक का नाम है माइंड और दूसरे का नाम है बॉडी, और ये इंडिपेंडेंट हैं, और ये दूसरे अल्फाज में ये जो दोनों चीज़ें हैं उस सब्सटेंस को समझने में मदद करती हैं। उस सब्सटेंस तक पहुंचने के लिए आपके पास थॉट और बॉडी जो है वो दो एट्रीब्यूट्स हैं। आगे चलते हुए वो बर्ट्रैंड रसल बात करता है कि आई कम नाउ टू स्पिनोजा's थ्योरी ऑफ द इमोशंस। इसमें this comes after a metaphysical discussion of the nature and origin of the mind, which leads up to the astonishing proposition that the human mind has an adequate knowledge of the eternal and infinite essence of God, but the passions which are discussed in the third book of the Ethics distract us and obscure our intellectual vision of the whole.
Everything we are told, insofar as it is in itself, endeavors to persevere in its own being. Hence arise love and hate and strife. वो ये कहता है कि जो आपके पैशंस हैं वो आपके अंदर बिल्ट इन है, और जो नॉलेज ऑफ गॉड है वो भी आपके अंदर माइंड में है। मतलब आप खुदा को पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन साथ ही वो आगे बात करता है कि जो पैशंस हैं वो समटाइम्स आपकी इंटेलेक्ट को थोड़ा सा वो कर देते हैं, कह लें धुंधला कर देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं कि आप जो चीज़ सामने है उसको नहीं पहचान सकते। पैशंस जो है ना, पैशन एथिक्स की जो बुक है वो पैशन के ऊपर ही है सारी। अगर आप इसका पैशन का आइडिया समझते हैं तो फिर आपको जो स्पिनोज़ा की एथिक्स की किताब है उसको समझने में काफ़ी आसानी हो सकेगी। तो हम उसको देखते हैं, पैशन। आप इसके पैशन को हम यूं समझ सकते हैं कि स्पिनोज़ा जो है पैशन को यूं समझ लीजिए आसानी के लिए कि दो हिस्सों में हम इसको तकसीम कर लेते हैं। एक है एक्टिव पैशंस और एक है आपका पैसिव पैशंस। पैशन पे भी बात करने से पहले मैं तो ये समझता हूँ कि आप के पास थ्योरी ऑफ नॉलेज का आपको पता होना चाहिए स्पिनोज़ा की, जिसके ऊपर मैंने एक अलहदा से पूरा प्रोग्राम किया था, थ्योरी ऑफ स्पिनोज़ा नॉलेज के ऊपर, कि हम चीज़ों को समझते कैसे हैं। तो मैं दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि इमोशंस को समझने के लिए नॉलेज चाहिए, और अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपको अपने पैशंस के बारे में समझ आ जाएगी। फिर इन पैशंस का आपकी विजडम से कैसे ताल्लुक़ बनता है, और इन पैशंस को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे कैसे गुजार सकते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा सा मैं आपको पैशन बता दूं। एक एक्सटर्नल फैक्टर है पैशन का जो उनको इफ़ेक्ट करता है, जैसे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात कर चुके हैं पूरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ज़िक्र किया है। वही चीज़ आप पैशन के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो एक एक्टिव पैशन है और एक पैसिव पैशन है। एक्टिव पैशन ये है कि जो आपको इंटरनली हैप्पी करता है। मौसम अच्छा है या कोई अच्छा लग रहा है आपको तो आप इंटरनली हैप्पी हो जाते हैं, जिससे आपके मूड पे अच्छा असर पड़ता है। और एक्सटर्नल इमोशंस ये हो सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या बैरूनी किसी चीज़ की वजह से आपके मूड पे जो इफ़ेक्ट आ रहा हो, उससे आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई कोलीग है या आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो आपसे गुस्सा करता है या एंग्री होता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आपके मूड में चेंज हो जाए, तो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल पैशन पैशन की फॉर्म कंसिडर होगी। अब ये है बेसिकली पैशन की उसकी डेफिनेशन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, कि पैशन होते क्या हैं, जो वही होते हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी को रूल कर रहे होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। दो किस्में इसने बताई हैं, एक एक्टिव पैशन बताया और एक पैसिव पैशन बताया। अब थ्योरी ऑफ नॉलेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है स्पिनोज़ा की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा कि एक वो ये कहता है कि हमारे पास नॉलेज की तीन किस्में हैं। एक जो फर्स्ट किस्म वो ये बोलता है कि विच वी परसीव थ्रू अवर सेंसेस, यानी कि जो हमें दिखाई देता है। सेंसेस आपकी यही है ना, कि मतलब आपका सुनना, आपका बोलना, आपका देखना, आपका टच करना, आपका महसूस करना, ये सेंसेस हैं। तो आप जो भी चीज़ महसूस करते हैं, देखते हैं और उसको रैंडमली महसूस करते हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, इसमें ओपिनियन भी आ जाती है। एक नॉलेज की फॉर्म उसमें ये है कि
एक तो वो चीज़ है जो आप खुद महसूस करते हैं, और एक वो चीज़ है जो आपको कोई बता देता है, जैसे कि ओपिनियन है किसी की और आप कहते हैं कि ये चीज़ जो है मैंने सुनी है। तो विच इज़ लाइक द सेकंड फॉर्म ऑफ नॉलेज। एक वो चीज़ जो आप खुद महसूस करते हैं, दूसरी वो चीज़ जो कि ओपिनियन होती है किसी की और आपने उन दोनों को सुन के अपना एक माइंड बनाया होता है। तीसरी तरफ स्पिनोज़ा ये कहते हैं कि हमारे पास एक नॉलेज होता है जिसको इंट्यूशन बोलते हैं। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हम इसकी नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझ सकें वो है क्या। ओपिनियन वो होती है जो आपने किसी से सुनी होती है। फॉर एग्जांपल कि कोई कहे कि दरख्त ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है दरख्त स्क्वायर होता है, दरख्त जो है वाइट कलर का होता है, और दरख्त के ऊपर जो है रॉक्स ग्रो करती हैं। तो ओपिनियन को तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब जो किसी ने कह दिया वो आपने मान लिया। और एक वो चीज़ होती है जो आप खुद सेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं है पता कि ये क्या चीज़ है, तो आप उसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का जो चेयर का जो एसेंस है, फॉर एग्जांपल एक चेयर की मिसाल आप ले लें। चेयर का एसेंस ये नहीं है कि इट इज़ मेड ऑफ वुड। चेयर के अंदर उसका जो एसेंस है वो ये हो सकता है कि ये बैठने के लिए इस्तेमाल होती है। उसका जो ट्रू एसेंस है वो ये है, क्योंकि चेयर तो हर तरह की होगी। आपको प्लास्टिक की भी चेयर मिलेगी, आपको लोहे की चेयर भी मिलेगी, आपको वुड की भी चेयर मिलेगी। तो वुड चेयर का एसेंस नहीं हो सकता। चेयर का जो एसेंस है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं चेयर को, वो है उसके ऊपर बैठना, यानी कि जिस पे आप बैठ सकें वो उसका एसेंस है। इसी तरह अगर आपको कोई कहे कि दरख्त इस तरह होता है, वाइट होता है, उस पर रॉक्स उगती हैं, तो ये किसी की ओपिनियन हो सकती है। जब आप उसको खुद देखेंगे जाके तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसा नहीं है। दरख्त तो ब्राउन कलर का होता है, इसकी शक्ल इस तरह होती है और इसका जो पत्ते हैं वो इस तरह के हैं। तो नॉलेज की ये जो किस्में हैं, इन सब चीज़ों का ताल्लुक आपके एनालिसिस से है, आपकी ऑब्जर्वेशन से है, खुद आपकी अपनी अकल से है कि आप किस चीज़ को कैसे पहचानते हैं। तो कोई भी चीज़ चेयर नहीं हो सकती जब तक आप उस चीज़ का एसेंस नहीं पहचानेंगे कि चेयर को हम चेयर इसलिए बोलते हैं कि उसका एसेंस ये है कि हम उस पर बैठ सकते हैं। इसी तरह नेचर की चीज़ें आप उठा के देख लेते हैं कि स्टार स्टार क्यों कहलाता है, इसलिए कि इट ग्लोज इन द स्काई, इट गिव्स अस हीट। और सन की भी आप डेफिनेशन देख लें, इट गिव्स अस हीट। अदरवाइज अगर आप देखें तो हीट तो आपको फायर भी देती है, बट इट इज़ नॉट अ प्लैनेट। प्लैनेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो स्काई में हो, और किसी चीज़ का भी नाम आपको उसकी क्वालिटीज़ की बिना पे दिया जा सकता है। ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है। और जो थर्ड फॉर्म है थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर, वो कहलाती है आपकी इंट्यूशन, कि आप खुद क्या महसूस करते हैं। आप खुद महसूस करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। तो अगर आपको कोई कहे कि ये दरख्त है तो आप कहते हैं इसके अंदर अब बेस करता है आपका प्रिलिमिनरी नॉलेज, आपका आपका ओपिनियन, आपकी सेंसेस। ये तीनों चीज़ें मिलके जो है ना आपकी एक किसी चीज़ को डिफाइन करने में मदद दे सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक किसान की मिसाल ले लेते हैं, कि किसान की मिसाल इसलिए मैं लेना चाहता हूँ कि बारिशों का सीज़न है, किसान है, उसको किसी ने बताया कि यार आज बारिश होगी। अब ये एक ओपिनियन भी हो सकती है, और ओपिनियन किसी की मुख्तलिफ भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने मुल्तान फ़ोन किया हो तो वो कहे जी आज बारिश होगी, तो लाहौर वाला तो ये ओपिनियन नहीं फॉर्म करेगा कि लाहौर में भी बारिश होगी। अब उसको जो नॉलेज की सेकंड फॉर्म है वो उसको इंस्टिगेट करेगी कि वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करे कि क्या आज बारिश होगी। तो उसके लिए वो जिन ज़राए का सहारा ले सकता है उसमें आपकी वेदर प्रेडिक्शंस भी हो सकती हैं। पहले तो नहीं थी, अब हैं। कंप्यूटर के अंदर आपको इंटरनेट के ऊपर मालूमात भी मिल जाएगी कि आज बारिश होनी है या नहीं होनी है। दोनों सूरतों में आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने सुना था और जो मैं जिस 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 नतीजे पर मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक चीज़ ओपिनियन है और दूसरी दूसरी चीज़ वो है जो मैंने अपनी सेंसेस से खुद फील की है। तो कोई आके अगर आपको बोलेगा कि आज बारिश होगा, तो आप उस चीज़ पे तभी बिलीव करेंगे ना जब आप खुद देखेंगे कि सामने क्लाउड्स आए हुए हैं। अगर
ऊपर क्लाउड्स नहीं है, सन चमक रहा है और कोई बंदा आके आपको ये बोलता है कि आज बारिश होगी, तो ये एक ओपिनियन ओरिएंटेड नॉलेज होगा। नॉलेज जबकि वो चीज़ होती है जिसमें आपकी अपनी परसेप्शन भी शामिल होती है, ओपिनियन भी शामिल होती है। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, अगर उसने डिसाइड करना है कि आज मुझे प्लोइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसको कोई दूसरा बंदा बहुत दूर से आके ये बताता है कि यार आज तो बारिश होगी, तो अब वो बंदा प्लो करने से पहले वेदर फोरकास्ट की तरफ जाएगा, इंटरनेट की तरफ जाएगा। उसके पास आज से 100 साल पहले वेदर फोरकास्ट नहीं हुआ करती थी, अब वेदर फोरकास्ट आपके पास है। वो अपने दोस्तों से मालूम करेगा, वो इधर उधर लोगों से मालूम करेगा कि क्या यार आज बारिश होनी है नहीं होनी है, फिर वेदर फोरकास्ट की तरफ जाएगा। तो उसके बाद, इन सब चीज़ों के बाद, जब ये दोनों चीज़ें वो देख लेगा, तो कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उसके अंदर बिल्ट इन होती है। दिस इज कॉल्ड द इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, और जो आपने सुना होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप बादल भी देखते हैं, आप किसी अपने दोस्त से पूछते भी हैं, उसके बाद आप वेदर फोरकास्ट भी चेक करते हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद जब आप महसूस करते हैं कि हाँ आज बारिश होगी, तो तब आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और बेसिकली नॉलेज का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो यही है, इंट्यूशन। कि आपका इंट्यूशन क्या बोलता है। अब स्पिनोजा के नज़दीक जो इंट्यूशन है उसके अंदर ये चीज़ बिल्टन है कि देयर इज़ अ गॉड, खुदा मौजूद है। आपका दिल भी गवाही देता है, आपका दिमाग भी इस चीज़ को बताता है। तो उसने ये एट्रीब्यूट दो बताए हैं आपको, एक बताया उसने माइंड और दूसरा बताया बॉडी, जो उस सब्सटेंस के जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं उस तक उसको समझने में आपको मदद देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसान ने आज ये देख के फैसला कर लिया कि मुझे प्लो करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नॉलेज जो है आपको आपकी चीज़ों को समझने में मदद देगी। अब एथिक्स की जो चौथी बुक है वो इस बारे में है, बॉन्डेज ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू अवर विजडम। अब जब आपके पास थ्योरी ऑफ नॉलेज आ गई और आपको समझ आ गया कि आप किसी चीज़ के कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपने इमोशंस को भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशंस दो किस्म के होते हैं, एक एक्टिव इमोशन होता है और एक पैसिव इमोशन होता है। एक्टिव इमोशन वो होता है जो आपको इंटरनली हैप्पी करता है। फॉर एग्जांपल, मौसम अच्छा देख के आप अच्छा फील करते हैं, दिस इज़ योर इंटरनल पैशन। और एक्सटर्नल पैशन वो होता है जो आपको फॉर एग्जांपल किसी बाहर की चीज़ से आपके अंदर तब्दीली ले आए। फॉर एग्जांपल, आपका कोलीग है, वो आपसे किसी बात पे ऊंचा बोलता है, या आपका कोई कुलीग है वो आपसे एंग्री होता है, या आपका जो बॉस है वो किसी बात पे आपसे एंग्री होता है। ये सारा कुछ एक्सटर्नल पैशन है। एक्सटर्नल पैशन जो है आपके ऊपर, अब उसका ह्यूमन माइंड के साथ बॉन्डेज इस तरह बनता है कि जो आप फील करते हैं वो आपके दिमाग पे असरअंदाज होता है। और जिस वक्त वो चीज़ आपके दिमाग पे असरअंदाज होती है तो वो आपकी इंटेलेक्ट को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे स्पिनोज़ा ये कहना चाहता है कि आपके जो पैशंस हैं वो आपकी ज़िंदगी को रूल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ का कॉज एंड इफ़ेक्ट समझें, कॉज एंड इफ़ेक्ट जिसके ऊपर मैंने आपसे पहले बात की थी वो ये है कि अगर आपका कोई कोलीग आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, या आपका बॉस आपसे ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, तो आप उसका कॉज ढूंढने की कोशिश करें। कॉज ढूंढने की कोशिश करने में आपको ये भी पता लग सकता है कि यूजुअली वो इस वक्त स्ट्रेस में है, उसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड है, या रास्ते में किसी के साथ उसकी स्कफल हुई है, या वो मेंटली इस वक्त किसी चीज़ के प्रेशर में है। ये वो तीनों चारों चीज़ें हैं जिसकी बिना पे उस बंदे ने ऐसे एक्ट किया कि वो उसको आपको ऊंचा बोलना पड़ा या एंग्री बोलना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्पिनोज़ा ने जो 16th सेंचुरी में कहा था वो आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन में कंसिडर होता है कि हाउ आवर इमोशंस रूल्स आवर लाइफ। तो स्पिनोज़ा बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप कॉज एंड इफ़ेक्ट को पढ़ें, और हर चीज़ जो पहले से डिटर्मिन्ड है, पहले से तयशुदा है, और कुदरत जो कुछ भी करती है अपने लॉज ऑफ नेचर के थ्रू करती है, तो जो भी आपके कुलीग का या आपके किसी सीनियर का गुस्सा है उसका अगर आप कॉज ढूंढेंगे, और जब आपको उस कॉज का पता लग जाएगा तो आप काम डाउन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप उस कॉज तक नहीं पहुंचे, उस कॉज को आप नहीं पहचान सके, तो वो जो इमोशंस हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे।
डिस्टर्ब करने से आपकी इंटेलेक्ट ख़राब होगी, आपकी जो जजमेंट है वो ख़राब होगी, और उसका असर जो है आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। स्पिनोज़ा का कहने का मकसद ये है कि हमारे पास उस सब्सटेंस का या उस डिवाइन चीज़ का जो है पूरा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के अंदर बिल्ट इन है। हमें अपनी अकल, हम अपने नॉलेज के थ्रू उस तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है माइंड, दूसरा आपका थॉट, जिस तरह वो पहुंचने की बात करता है, और ये आपस में दोनों इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स हैं। आपके पैशंस जो हैं बेसिकली आपके जिस्म को रूल कर रहे होते हैं। तो स्पिनोजा ये कहता है कि अगर आप अपने पैशंस को समझ जाते हैं, और पैशंस को अगर आप समझ गए, स्पिनोजा की थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैशंस, तो आप समझें इसकी पूरी बुक एथिक्स को समझ ही गए। क्योंकि पैशंस के ऊपर ही जो है वो ये बोलता है कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज गवर्न्ड बाय आवर पैशंस। नो वर्च्यू कैन बी कंसीव्ड एज प्रायर टू दिस एंडेवर टू प्रिजर्व वंस ओन बीइंग। कहता है समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल अपने ऑफिस में किसी के साथ अगर बुराई हो रही हो तो आपको देख के खुशी महसूस होगी। ये एक ऐसा पैशन है जो कि आपको बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन आप कम से कम ये फील करने की कोशिश ज़रूर करते हो कि कोई चीज़ कैसे क्यों हो रही है। अब उसके बाद आगे चलता हुआ ये कहता है कि इमोशंस आर कॉल्ड पैशंस व्हेन दे स्प्रिंग फ्रॉम इनएडुकेट आइडियाज। Passions in different men may conflict, but men who live in obedience to reason will agree together. कहता है पैशंस जो हैं आपकी ज़िंदगी को रूल करते हैं, और लेकिन वो पैशंस जो इन एडुकेट आइडियाज से निकले हों, फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं है कि कोई शख्स आपके साथ क्यों गुस्से में पेश आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है या नेचर ऐसा क्यों कर रही है, तो इस वजह से आपकी जो डिफरेंट मैन हैं वो कन्फ्लिक्ट भी करेंगे, और उनका बिहेवियर भी मुख्तलिफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके हमने नेरो की मिसाल दी, या आपको मैंने कॉज एंड इफेक्ट की पूरी बात बताई कि कोई चीज़ का कॉज ये होता है तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है, कोई चीज़ इस तरह करती है तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है। इसी तरह वो ये थ्योरी जो है पैशंस के ऊपर अप्लाई कर रहा है कि आपके वो पैशंस जो जो कि आपके मतलब इन एडिकेट मतलब इन एडिक्यूटली, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, उससे आपकी जो विजडम है या फैसला करने की कुव्वत जो है वो मुतासर होती है। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ नॉलेज जो जिसके बारे में मैंने आपको अभी तफसील से बताया है, थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है उसके ज़रिए आप अपने पैशंस को समझ सकते हैं। और थ्योरी ऑफ नॉलेज जैसे आपको मैंने बताया, इंट्यूशन और फिर ऑब्जर्वेशन और आपकी सेंस, ये तीनों मिलके जो है आपकी विजडम आपकी बनाती हैं, जिससे नॉलेज के ज़रिए आप अपने पैशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आगे वो कहता है कि दिस इज हार्ड saying but it is of the essence of Spinoza's system and we shall do well to dwell upon. um, आगे जाके वो कहता है द वाइज मैन so far as human finitude allows endeavors to see the world as God sees, like subspecies eternitatis under the aspect of eternity. और उसके बाद कहता है कि जो अक्लमंद आदमी है वो हर होने वाली चीज़ को जो है देखेगा कि ये फितरत की तरफ से हो रही है, और फितरत की तरफ से ये जो है अमल में लाई गई है। और जो उसके बारे में ये लैटिन वर्ड यूज़ करता है, सब स्पीशे एटर्नेटेटिस अंडर द एस्पेक्ट ऑफ इटर्निटी, कि हर चीज़ जो है इटर्निटी तक जो है हुई है या हो रही है वो पहले से तयशुदा है। अब जब उसके ऊपर सवाल किए जाते हैं तो उसका जवाब वो कहता है कि स्पिनोजाज डिटर्मिनिज्म सप्लाइज द आंसर, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो स्पिनोजा जो है अपनी डिटर्मिनिज्म की थ्योरी के जरिए इसका आंसर देते हैं। Only ignorance makes us think that we can alter the future. What will be, and the future is as unalterably fixed as the past. That is why hope and fear are condemned. Both depend upon viewing the future as uncertain and therefore spring from lack of wisdom. और उसके अलावा therefore the knowledge of evil is an inadequate knowledge God has, because there is no evil to be known. The appearance of evil only arises through regarding parts of the universe as if they were self subsistent. वो यही कहता है कि हर चीज़ जो है पहले से तयशुदा है,
और इसका जवाब जो है वो अपनी डिटर्मिनिज्म की थ्योरी से देता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम अपना फ्यूचर जो है उसको चेंज कर लेंगे। वो ये शायद नहीं जानते कि हर चीज़ पहले से ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, और उसके अलावा जो होना है वो होगा, व्हाट विल बी, एंड द फ्यूचर इज़ अनऑल्टरेबली फिक्स्ड एज द पास्ट, और फ्यूचर ऐसे ही फिक्स है जैसे पास्ट। और इसीलिए आप जो फियर को है वो अपने दिल में जगह ना दें। तो उसके बाद ये भी है कि अपीयरेंस ऑफ इवल सिर्फ इसी सूरत में अराइज होती है क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। ये सारी बात पढ़ के ऐसे लगता है कि जो स्पिनोज़ा है बेसिकली इंसान को फियर से आज़ाद कराना चाहता था। तो फ्रीमैन, अब फ्रीमैन से मुराद ये होती है कि एक आदमी जो मतलब वाइजली डिसीजंस ले सके, वो फ्री हो अपने एक्शंस में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में फ्री हो। तो जाहिर है जब वो फ्री होगा तो वो फिर उसके अंदर एक तरक्की करने की जस्तजू होगी, राह होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात जो सामने आती है वो ये है कि अगर हर चीज़ पहले से तय है तो आप फ्री कैसे हुए? ये एक बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस पूरी बुक के अंदर। अगर आप देखें कि अगर स्पिनोज़ा का कॉन्सेप्ट हम मान लें कि हर चीज़ पहले से फिक्स्ड है, पास्ट भी पहले से फिक्स्ड था, फ्यूचर भी फिक्स्ड है, तो फिर इसमें आपकी फ्री विल कहाँ गई? फिर आपकी ख्वाहिश किधर गई? वो सब कुछ किधर गया? और यही वो चीज़ थी जो उस ज़माने के डॉक्ट्राइन्स के साथ क्लैश हो गई थी स्पिनोज़ा के। तो स्पिनोज़ा यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेगा, या उसकी थ्योरी ये बताने की कोशिश करेगी कि जब आप नॉलेज हासिल कर लेते हैं और इमोशंस को समझ जाते हैं, वहाँ पे आप आज़ाद हो जाते हैं। उसका आइडिया ऑफ फ्रीडम अगर आप समझ गए तो फिर स्पिनोज़ा का ये काम पूरा आप समझ जाएंगे। वो ये कहता है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि ये सब कुछ जो है लॉज ऑफ नेचर कर रहे हैं, जो भी है वो डिटर्मिन्ड है और पहले से तयशुदा है, और ये जो कुछ हो रहा है इसका ये कॉज है, इसका ये इफ़ेक्ट है, हर चीज़ एक सबब और असर के तहत हो रही है। बारिश इसलिए हो रही है कि उसने होना ही होना है, दरिया इसलिए बह रहे हैं कि उन्होंने बहना ही बहना है, कोई इसलिए एक्ट कर रहा है कि उसने ऐसे एक्ट करना ही करना है। और अगर आप इनके इफ़ेक्ट पढ़ने जाएंगे तो आपको उनका समझ आ जाएगा कि कोई बंदा अगर गुस्से में है तो वो क्यों है, बारिश है तो वो क्यों हो रही है, कोई ऐसे इमोशन शो कर रहा है तो वो क्यों ऐसे इमोशन शो कर रहा है। तो वो ये समझता है कि वाइज मैन वो होता है जो इन चीज़ों को समझ लेता है। तो जब वो समझ लेता है तो वो फिर आज़ाद हो जाता है। जब आपको पता है कि ये चीज़ इस तरह होनी है और उसका ये कॉज है और ये इफ़ेक्ट है, तो फिर आप बेसिकली आज़ाद हो जाते हैं। तो स्पिनोज़ा का जो आइडिया ऑफ फ्री विल है वो यही है कि जब आप इन थ्योरीज को समझ जाते हैं, आपका इल्म क्या है, इमोशंस क्या हैं, सब्सटेंस क्या है, यूनिवर्स किस तरह बिहेव करती है और आगे चीज़ें किस तरह चलती हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं। ये उसका फ्री विल का आइडिया है। आगे चलते हुए वो ये कहता है कि जिस वक़्त आप ये समझ लेते हैं, he who clearly and distinctly understands himself and his emotions loves God. And so much the more as he more understands himself and his emotions, this proposition introduces us to the intellectual love of God. जब आप सारा कुछ समझ जाते हैं, नॉलेज भी समझ गए, इमोशंस भी समझ गए, और लॉज ऑफ फिज़िक्स भी समझ गए, लॉज ऑफ नेचर भी समझ गए, प्री डिटर्मिनेशन भी समझ गए, तो वहाँ पे सही मैनों में आपके अंदर लव ऑफ गॉड पैदा होती है। और इस चीज़ को समझने से इसको कहा जाता है द इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, जिसमें आपका जो थॉट है, आपकी सोच और आपका जो इमोशन है यानी कि आपके जज्बात, वो एक हो जाते हैं। आप अपने जज्बात को समझने के काबिल हो जाते हैं और उस हवाले से आप अपने एक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद कि अच्छा, उसके बाद फिर वो ये भी कहता है कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर हम खुशी कहाँ से महसूस करते हैं। खुशी का भी वो आइडिया देता है, कहता है कि खुशी हम इस चीज़ से महसूस नहीं करते कि हमें किसी चीज़ का इनाम मिलेगा, बल्कि खुशी हम इसलिए महसूस करते हैं कि हम खुद अच्छा फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं
तो आप इसलिए नहीं पिला रहे होते कि आपको उसके अंदर कोई रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि आप इसलिए पिला रहे होते हैं कि आपको उसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको खुशी महसूस होगी। यही एथिक्स का जो है ना बेसिक मेन पॉइंट है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में खुशी महसूस इसलिए करते हैं कि वो आपने अपनी तरफ से एक अच्छा काम किया, और वही इंसान को जो है खुशी देता है। तो स्पिनोज़ा का जो फ्री विल का आइडिया है वो मैंने आपसे डिस्कस किया, खुशी का आइडिया आपसे डिस्कस किया। लेकिन अगर सारा कुछ हम इन चीज़ों को देख भी लें तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि फिर इंसान तरक्की करता करता यहाँ कैसे आ पहुँचा, हमारी फ्री विल कहाँ है, हम खुद कहाँ खड़े हैं, और मैं मेरी मर्जी कहाँ गई। यहाँ पे स्पिनोज़ा एक वर्ड यूज़ करता है, उसको कहते हैं कोनेटस। कोनेटस इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अगर किसी जगह आग जल रही है तो आप को पता है कि ये आग आपके लिए डेंजरस है, तो वहाँ से आप दूर हो जाएंगे। और वो आप इसलिए हो जाएंगे कि आपका ये जो एलिमेंट है कोनेटस वाला, ये आपको उस आग से दूर होने की हेल्प कर रहा है। और यही वो चीज़ है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। एवोल्यूशन की थ्योरी भी यही कहती है कि जिस वक्त आपको भूख लगी, अगर आप फॉर एग्जांपल समुंदर में पैदा हुए हैं, या आप किसी पहाड़ में रहते हैं, या किसी गार में रहते हैं, तो वहाँ से निकल के आप बाहर गए हैं क्या नाम है, खाना खाने के लिए। इसी तरह आप अच्छी नौकरी के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं। इसी तरह आप कंफर्ट लाइफ गुजारने के लिए गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। ये जो कोनेटस का एलिमेंट है ना, ये किसी भी इंसान की लाइफ को चेंज करता है। और ये चेंज जो है ये आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। अगर आप उसको नेगेटिव कहना चाहते हैं तो आप इसको कह लें कि लाइफ की फ्लरिशनेस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, मछली अगर ट्रेवल करती हुई सी से ड्राई लैंड पे आ गई क्योंकि वो सरवाइव करना चाहती थी, मे बी देर इज़ सम एनिमी, जो वो एनिमी जो कॉज एंड इफेक्ट के तहत चलें, तो जिसको भूख लग रही हो तो ये जंगल की तरफ आई हो, वहाँ पे एप क्रिएट हुआ हो, एप से आगे ह्यूमन क्रिएट हुआ हो। और फिर ये देखें कि पिछले कई हज़ार साल में आपकी लाइफ जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले आप कैसे रहते थे, अब आप कैसे रहते हैं। तो जो फ्री विल है वो यही है कि एक आप नेचर को समझें, नेचर है क्या, नॉलेज को समझें, नॉलेज क्या चीज़ है, अपने इमोशंस को समझें कि कोई चीज़ किस वजह से होती है, कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या चीज़ है। और कोनेटस वो एलिमेंट है बेसिकली जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाता है, जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव होती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये स्पिनोज़ा की बेसिक फाउंडेशन है इसकी थ्योरी की, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अगर उसको आपने क्रिटिसाइज़ करना ही है तो आपको सबसे पहले इसकी इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तभी जाके आपको समझ आएगा कि स्पिनोज़ा जो है क्या चीज़ बताने की कोशिश करता है। उसके बाद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। और इसमें ये चीज़ भी आ जाती है, अगर हर चीज़ इस तरह है स्पिनोज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर तो कोई बुराई बुराई नहीं है। अगर कोई जंगें हो रही हैं, कोई किसी को मर्डर कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर हम इसको बुराई को बुराई कैसे कहेंगे। तो क्या अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या हम अपना फिलोसॉफिकल कामनेस जो है वो बरकरार रख सकते हैं। ये क्या नाम है, इम्पॉसिबल है। तो तो हम यहाँ पे यही कह सकते हैं कि सिंसियरली इन चीज़ों को वैसे बाईपास करना तो बड़ा मुश्किल है। पेन को बाईपास करना, या अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है वॉर को बाईपास करना, तो बड़ा मुश्किल है। और यूजुअली जो आपका प्रिमिटिव रिएक्शन होता है वो यही होता है कि मैंने तो रिवेंज लेना ही लेना है। और जिस तरह मैकबेथ में शेक्सपियर ने कहा था कि अगर इसकी जो बीवी और बच्चों को वो मैकबेथ ने किल किया है, तो उसने रिजॉल्व किया था कि मैं टायरेंट को खुद मारूंगा। तो इसमें ये चीज़ भी है। और साथ में वो ये कहता है अम, कि आप मतलब स्पिनोज़ा एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड की देना चाह रहा है आपको जहाँ पे गुस्सा, हेट्रेड
और इस तरह की चीज़ें जो हैं रूल कर रही हैं। वो आपको थोड़ी सी सेंस देने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी लव देने की कोशिश कर रहा है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करो, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो। और जिस वक़्त आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आप उस चीज़ की रियलिटी को भी समझ जाओगे, यूनिवर्स को भी समझ जाओगे, कोई चीज़ क्यों होती है उसको भी समझ जाओगे। और आजकल की दुनिया में देखें ना, ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या आप अपने इमोशंस को टेक ओवर करना चाहते हैं या ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ेंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तरक्की करने से रोकती हैं। क्या वो एंगर है? क्या किसी का बुली बिहेवियर है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुद रोक रही है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके ज़हन में इतना रासिख़ हो चुका है जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा? तो स्पिनोज़ा की ये थ्योरीज़ जो हैं, वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकती हैं कि आप चीज़ों को एज अ होल देखें। मतलब जैसे जिस तरीके से इसने एज अ होल पूरा कॉन्सेप्ट पेश किया है ना, कि पूरी जो नेचर किस तरह चल रही है बाय लॉज ऑफ नेचर, तो आप अगर अपने आप को उस नेचर का हिस्सा समझें तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारनी बहुत आसान हो जाएगी और ज़िंदगी इतनी पेनफुल रहेगी नहीं जितनी वो कि पेनफुल है। तो आप स्पिनोज़ा से एथिकली, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर सकते हैं। हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। बीइंग मुस्लिम हम गॉड पे बिलीव करते हैं, हम समझते हैं अल्लाह ताला हैं, वो सारी कायनात को चलाते हैं। आज भी अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर्स हैं उनकी आप बातें सुने या एनवायरमेंटलिस्ट जो इस एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, तो आपको महसूस होगा कि वो सारी बातें तो स्पिनोज़ा पहले ही कर चुका है 16th सेंचुरी में। जिस वक़्त उसने ये कहा था कि नेचर इज़ वन, वन इज़ नेचर, तो उसका पर्पस यही था कि सारा कुछ नेचर है। तो नेचर इज़ पार्ट ऑफ अस बेसिकली। मैं अगर आपको ये कहूँ, पिछले दिनों मैं अपनी एक बात कर रहा था नीस से और हम सेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। तो यही पता लगा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इट इज़ मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। वो फिश भी बन सकते हैं, वो ह्यूमंस भी बन सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक ह्यूमन यानी कि मैं आज से कई साल पहले, कई हज़ार साल पहले किसी और चीज़ का हिस्सा होऊंगा, तो एवोल्यूशनरी दिस इज़ पॉसिबल। अब आप यही देखिए कि डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, क्या वो कोनेटस की फॉर्म नहीं है? क्योंकि जिस वजह से स्पिनोजा ये कहता है कि कोनेटस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को फ्लरिश करने में मदद देती है, आगे जाने में मदद देती है। मैं क्यों डेवलप करना चाहता हूँ, मैं क्यों अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मेरी ज़िंदगी में मज़ीद कंफर्ट हो। दिस इज़ व्हाट यू कॉल द कोनेटस। वो जज्बा, वो एलिमेंट जो आपको आगे बढ़ने में मदद देता है, यही वो चीज़ है जो कि आपकी लाइफ को बेटर कर सकती है। स्पिनोज़ा सिर्फ आपकी हेल्प इस सिलसिले में कर रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को समझ जाएं और वो चीज़ें जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, और ये समझने के लिए अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है और थ्योरी ऑफ नॉलेज के ज़रिए, तो आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। और वो फ़ैसले कर सकते हैं जिससे एक्सटर्नली रिलेटेड चीज़ें जो आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करती हैं, उससे आप डिस्टर्ब ना हो और आप डेवलपमेंट की तरफ चलते जाएं। तो ये एक छोटी सी फ़िलॉसफ़ी थी स्पिनोज़ा की, बारूक स्पिनोज़ा। और इसको बड़ा नोबल सा फ़िलासफ़र कहते हैं। ही वाज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन और बात को लॉजिकली करने की कोशिश करता था, भागता रहा सारी ज़िंदगी, डरता रहा, और आखिर में लेंस ग्राइंड करके इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। और जब ये लेंस ग्राइंड करता था तो उसका जो पाउडर उड़ता था वो उसके लंग्स पे इफ़ेक्ट करता गया, और आखिर में ये ट्यूबरक्लोसिस से इसकी डेथ हो गई। वो तो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज, उसकी सोचें, उसकी बातें आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। और इल्म के बारे में मैं आपको पहले भी कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप को डेवलप करता है। फ़िलासफ़ी क्वेश्चंस पूछती है, साइंस उसका जवाब देती है, साइंस कोई नए क्वेश्चंस निकालती है, फ़िलासफ़ी उस पे क्वेश्चंस अराइज़ करती है। इसी तरह ह्यूमन माइंड जो है इवॉल्व होता चला जाता है। तो आज का मैं जो व्लॉग है यहाँ पे एंड करता हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, और मज़ीद अच्छी किताबों के लिए और क्लासिक राइटर्स की बुक्स के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट करते रहें और मेरे साथ अटैच रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।